नमस्कार, तीन बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रोहित विक्रम सिंह। रुक करेंगे पहली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्ताव आज मंजूर किए गए। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पद सृजित उधम सिंह नगर में भूमि आवंटन, देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन और पर्वतीय जिलों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के विकास और यातायात सुधार में मदद मिलेगी, साथ ही किसानों को भी लाभ होगा। पशुपालन विभाग के तहत कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी मिल रही है। राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के लिए योजना को लाया गया है, जिसमें एक क्रीड़ा चारा खरीदने पर 10 रुपये की सब्सिडी सरकार देगी। उधम सिंह नगर में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित की गई है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक आज हुई है, जिसमें 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी है। जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशलिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद उधम सिंह नगर में फाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर ज़मीन की मांग कर रखी थी, उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी, एक न्यायिक अकादमी भोपाल में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से जनपद देहरादून में 12 व 13 अप्रैल को उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भुगतान है शिथिलीकरण और छूट माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान किया गया है। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है, उसको गठन करने की आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। और योगेश आर्य हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है, तफसील से बताइए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। देखिए रोहित, आज जो है कैबिनेट बैठक हुई है और कैबिनेट बैठक करीब 11 बजे शुरू हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब 1 घंटे इस बैठक चली और इस बैठक में जो है 6 प्रस्ताव जो मुख्य तौर पर जो है प्रस्ताव पास हुए हैं। और ऐसे में अगर पहले प्रस्ताव की बात करें तो महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पद जो है सृजित किए गए हैं। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और दूसरा आशुलिपिक के पद पर जो है सृजित किए गए हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर में भागलपुर मारना क्षेत्र प्राधिकरण में 9 हेक्टेयर भूमि जो है वो उनको सर्किल रेट पर दी गई है, ताकि जो है वहाँ पर, क्योंकि मांग की जा रही थी काफ़ी लंबे समय से कि जो है करीब भूमि 9 हेक्टेयर के करीब भूमि जो है वो चाहिए, और उसकी जिस तरह से मांग आ रही थी वो जो है कैबिनेट बैठक में आज जो है प्रस्ताव करते हुए कि सर्किल रेट पर वो भी ली जा सके। इसके साथ तीसरे की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को देहरादून में सुधारने के लिए जो है तीसरा प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किस तरह के हालात रहते हैं कि जाम देखने को मिलता है, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, घर से निकलते वक्त काफ़ी उनको सोचना पड़ता है, और जो पब्लिक व्हीकल्स जो कहीं ना कहीं जो है घूमते हैं, जाते हैं इधर उधर, उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करता है। इसके लिए इसी के चलते देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक विशेष कंपनी गठित की गई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री बस सेवा योजना और जो है नगर बस सेवा इसकी जो कमांड है वो ये संभालेंगे और इसको देखकर वो संचालन करेंगे। किस तरीके से संचालन हो रहा है, रूटों पर किस तरह से बसों को लगाना है, वो तमाम चीज़ें की निगरानी जो है वो ये करते हुए नजर आएंगे। वहीं पोल्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पलायन को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है कि 3000 तक मुर्गी फार्म पर जो है जो चारा होगा उस पर 10 रुपये प्रति जो है किलो के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं दिया जाएगा, और उसमें जो है 10 रुपये की जो सब्सिडी को रखा गया है उससे निश्चित तौर पर जहाँ पोल्ट्री फार्म पर काम करने का मौका जो है लोगों को मिलेगा, जहाँ वह इस को अपने रोजगार को बढ़ावा देते नजर आएंगे, तो वहीं जो है पलायन रोकने का भी एक सबसे बड़ा माध्यम ये ढूंढा गया है कि कम से कम जो है पलायन जो है वो रोका जाए। इससे जो है लोग इस व्यापार में जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर एक पोल्ट्री फार्म कोई खोलता है तो उसमें कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे जो है कई लोगों को रोजगार मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये एक जो है
अच्छी पहल जो है वो सरकार की ओर से की गई है। और वहीं राज्य के लोगों के लिए समय सीमा पर सुनिश्चित करने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट में वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने की अनुमति ली गई है। तो यानी कि आने वाले वक्त में जब विशेष सत्र आयोजित होगा तो उसमें जो है राइट टू सर्विस एक्ट को जो है वहाँ पर पटल पर रखकर पास कराने की बात की जाएगी। तो यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल जो प्रस्ताव लाए गए हैं ये जो जनता के हित में है और कहीं ना कहीं इनका लाभ जो है वो जनता को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जनता के हित में लाने के लिए लगातार प्रयास जो है सरकार करती रहती है। जब जब कैबिनेट बैठक होती है तो चाहे वो पदों को सृजन करने का काम हो, चाहे वो प्लान रोकने के लिए रोजगार का मामला हो, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि लगातार सरकार कैबिनेट बैठक में इस तरह के प्रस्ताव लाकर जो है जनता के हित में काम करने का काम कर रही है। जी योगेश, इसमें जो कुकुट वैली स्थापना की बात की गई है, इसमें बॉयलर फार्म योजना के अंतर्गत 816 और कुकुट वैली स्थापना योजना के अंतर्गत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। ये कहाँ होगा? ये कुकुट जो योजना है ये कहाँ संचालित होगी, किन जनपदों में होगी? योजना है ये सभी जनपदों में संचालित होगी। उसका लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने का काम जो है सरकार करती हुई नजर आएगी। तो इससे जो अगर देखा जाए तो जो लाभार्थी हैं उनको सीधा लाभ पहुंचेगा, यानी कि इसका सीधे तौर पर जो है सभी जनपदों में करके इनको जो है लाभार्थियों को लाभान्वित करने का काम हो जाएगा। यानी कि अगर हम चाहे रोजगार के क्षेत्र में देखें लाभार्थियों को लाभान्वित करने का काम के दृष्टि से देखें, या फिर जो पद हैं उनको सर्जन करने का काम देखें, तो यानी कि ओवरऑल अगर समझा जाए तो सरकार जो चाहती है वो ये चाहती है कि हर सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचे। किसी भी तरह का वो काम कर रहे हैं तो उनको उस सेक्टर में जो है लाभ मिले, ताकि जो है उन्हीं को नहीं, क्योंकि उनसे हर व्यक्ति से एक न एक व्यक्ति जुड़ा रहता है, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे वो रोजगार से अलग का मामला हो, चाहे वह पोल्ट्री फार्म का मामला हो। तो यानी कि हर क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं इनसे जुड़े रहते हैं और इसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिलता है। तो इसी के तहत ये भी एक योजना जो है वो लागू है, जिसके तहत जो है 13 जनपदों में कार्यक्रम और लाभार्थियों को लाभान्वित करने का जो काम है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। अच्छा योगेश, ये परिवहन विभाग के अंतर्गत जो देहरादून में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहती है, इसके सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से जो पर्पस व्हीकल का जो गठन किया जाएगा, तो ये देहरादून में जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जो ई बसें का जो संचालन किया जाना है और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों का संचालन होगा, ये देहरादून में कहाँ होगा, कैसे इसको सुनियोजित तरीके से रूटों पर चलाया जाएगा, इसको लेकर कोई बात निकल के आई सामने? देखिए जो ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है इसको इसका जिम्मा सौंपा है, वो किस तरह से इनको इसके पूरी कमांड संभालते हैं, किस तरह से वो अन्य रूटों पर इनका काम को देखती हैं, किस तरह से उनकी बसों को किस तरह से चलाने का काम होगा, ये अभी तक उनको सौंपा है। हालांकि इसके प्रस्ताव को पास किया है, अब इसके पूरा कागज तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से वो जो लोग हैं जो इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके अधिकारी होंगे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वह इस पूरे मामले को देखेंगे किस तरीके से हमें अन्य रूटों पर जो है काम करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना, और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, और पूरी प्लानिंग तैयार करने की एक सीधे तौर पर समझा जाए तो उनको जो है कमांड मिली है, अनुमति मिली है, वो उस पर किस तरह से काम करते हैं, किस तरीके से उनको अब आगे का खाका तैयार करते हैं कि किस रूट पर हम कितनी गाड़ी चलानी है, किस रूट पर हमें गाड़ियाँ कम करनी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं वो देखेंगे और अब देखना होगा कि वह पूरे मामले पर किस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाती हैं। ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। नेपाल में सोशल मीडिया के ऐप पर बैन लगने के बाद से ही युवाओं का प्रदर्शन जारी है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अब इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसके चलते नेपाल से सटे जो राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं, वहां पर सुरक्षा के मद्देनज़र हाई अलर्ट जारी किया गया है। बात करें उत्तराखंड की तो सीएम धामी ने उच्च अधिकारियों और सीमा सुरक्षा बल समेत पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अहम निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने और संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी के निर्देश पर नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नेपाल में इस वक्त गंभीर माहौल है, जिसकी आंच कभी भी भारत की ओर आ सकती है, इसलिए सभी सुरक्षा बलों समेत सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो नेपाल में हिंसा को लेकर हाई अलर्ट है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल जो है तैनात है सीमाओं पर, और शहर के भीतर जो है जो पुलिस है, पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर, सब जगह जो है, क्योंकि दोनों ही राज्यों से नेपाल की सीमाएं सटती हैं, लगती हैं, और ऐसे में तनाव को देखते हुए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी प्रकार की कोई आंच ना पहुंचे इस वहाँ की हिंसा की, इसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। सीएम ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक भी की है और सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता जहाँ जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, सीमावर्ती इलाकों में इस समय क्या तस्वीर है? हालात हैं जो वहाँ जनता का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो इसी को लेकर जो उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चंपावत जिले के जितने भी नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, तो वहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर पुलिस और एसएसबी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। जो चंपावत जिले का जो टनकपुर क्षेत्र है, बनबसा क्षेत्र है, पंचेश्वर क्षेत्र है, तो वहाँ जो एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर एसएसबी और पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है और गहन जो है जाँच की जा रही है। तो जो वहाँ पर को बिल्कुल अलर्ट है, जो नेपाल के ताजा हालात को लेकर पुलिस और एसएसबी पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड पे है। हर वाहन और हर आने जाने वाले की सघन चेकिंग की जा रही है और जो महाकाली नदी बहती, शारदा नदी, उसके किनारे भी जो है गश्त जो उनके द्वारा लगाई जा रही है, बिल्कुल एकदम कड़ी निगाहें रखी जा रही है। जी लक्ष्मण, चंपावत में जहाँ इस समय आप हैं, वहाँ से जो है बॉर्डर कितना दूर है? जी बिल्कुल, चंपावत का जो बनबसा क्षेत्र है और टनकपुर क्षेत्र है, वहाँ पर को सिर्फ जो है तो बिल्कुल उसको अगर हम उसको पार करते ही जो है नेपाल का एरिया जो है लग जाता, तो 1-2 किलोमीटर की दूरी पर जो है नेपाल लग जाता वहाँ पर को। तो जो वहाँ पर को सुरक्षा एजेंसियां हैं, चंपावत पुलिस भी अलर्ट रहती है वहाँ पर को और एसएसबी भी तैनात रहती है और साथ में जो बैराज है उसकी सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस भी तैनात रहती है। उसको पार करते ही जो फिर जो नेपाल का पहला क्षेत्र है गड्ढा चौकी और ब्रह्मदेव जो आ जाता, तो वहाँ पर को जो काफी अलर्ट मोड पे है। जी फोटो भेज दीजिए। तो पूरी नज़र बनाई जा रही है सुरक्षा को लेकर। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से लक्ष्मण से संपर्क टूट गया है। कुछ और सवाल थे। तो फिलहाल देखिए, समस्या ये भी है कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बेटी और रोटी का भी रिश्ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी रिश्तेदारी भी नेपाल के साथ भारत की है। उत्तराखंड के ऐसे परिवार भी जहाँ पर वहाँ की बेटियाँ भी उत्तराखंड में ब्याही हुई हैं, कुछ यहाँ से रिश्तेदारी उत्तराखंड की नेपाल में भी हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसका असर तो पड़ेगा, व्यापार पर असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यापार की दृष्टि से जो है नेपाल की ओर जाते हैं। तो फिलहाल ये तो बात की बात है। फिलहाल जो है सुरक्षा के लिहाज से जो है कड़ी व्यवस्थाएं जो हैं की गई हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट बता रहे थे कि चंपावत से ज़्यादा दूर नहीं है, जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ से लगातार जो है पुलिस और जो सीमा सुरक्षा बल जो है लगातार तैनात है, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसक घटना जो है नेपाल की जो है उसकी आंच जो है भारत तक ना पहुँच पाए। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका 3 बड़ी खबरों में स्वागत है और रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। देवरिया के भलुवनी ब्लॉक के ग्राम सभा रुच्चापार में कोटेदार के मनमाने रवैये से कार्डधारक समेत जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। कोटेदार सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर अन्नपूर्णा भवन को उपेक्षित कर अपने निवास घर पर सरकारी राशन का वितरण करता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्राम प्रधान ने बताया कि रुच्चापार में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से बना अन्नपूर्णा भवन बीते 2 साल से पूरी तरह से बंद पड़ा है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी आज तक इस भवन से एक भी बार राशन वितरण नहीं किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए और इसे उठाते हुए ग्राम प्रधान ने तहसील दिवस पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 सालों से भवन बनकर तैयार है, लेकिन वहां पर कभी भी राशन वितरण कार्य नहीं हुआ है। यह स्थिति न केवल शासन की योजनाओं को कमज़ोर कर रही है, बल्कि ग्रामीणों की ज़रूरतों की भी अनदेखी कर रही है। तो कोटेदार की लापरवाही से सब लोग परेशान हैं। ग्राम प्रधान दुखी आ चुके हैं। अन्नपूर्णा भवन बनाया गया है, लेकिन वो अन्नपूर्णा भवन की जगह अपने घर में ही राशन वितरण का काम करता है कोटेदार। और देवरिया के भलुवनी ब्लॉक के ग्राम सभा रुच्चापार में कोटेदार का जो मनमाना रवैया है वो
उससे कार्ड धारक समेत जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी परेशान हैं। मामला है कि कोटेदार सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर अन्नपूर्णा भवन को उपेक्षित कर अपने निवास घर पर ही सरकारी राशन का वितरण करता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि रुच्चापार में लगभग 8 लाख रुपए से लागत से अन्नपूर्णा भवन बीते 2 साल से पूरी तरह से बंद पड़ा है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी आज तक इस भवन से एक भी बार राशन वितरण नहीं किया गया है। अब मामले को गंभीरता से उठाते हुए ग्राम प्रधान ने तहसील दिवस पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 सालों से भवन बनकर तैयार है, लेकिन वहां पर कभी भी राशन वितरण कार्य नहीं हुआ है। ये स्थिति न केवल सरकार शासन की योजनाओं को कमज़ोर कर रही है, बल्कि ग्रामीणों की ज़रूरतों की भी अनदेखी कर रही है। मैं लगातार लगा रहा कि राशन यहाँ बटे और अच्छे तरीके से बटे, लेकिन कोटेदार ने इसकी बात को न मानते हुए अपने मनमानी तरीके से ये जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना अन्नपूर्णा की है, जो गरीब दलित वंचित पिछड़ों के लिए है, मजदूर वर्ग के लिए है, सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का माखौल उड़ाते हुए सब बातों को धता करते हुए अपने घर से राशन बांटते हैं। मैंने इसकी शिकायत तहसील दिवस पर भी किया, जिला अधिकारी महोदया के यहाँ भी दिया हूँ, IGRS पोर्टल पर भी इसकी शिकायत मैं 2-3 दिन पहले कर चुका हूँ। आश्वासन हर जगह से मिलता आ रहा है कि जल्द ही इसका निस्तारण करा दिया जाएगा। रही बात कोटेदार की, तो कोटेदार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोटेदार हैं, अपना यहाँ राशन का भंडारण करें, यहाँ अपना अच्छे तरीके से वितरण करें, बाकी कोई गिला शिकवा नहीं है। गोदाम जब सरकारी बन चुका है तो उनको राशन यहाँ से रख करके ग्रामीणों को देना चाहिए। कि हम लोग की राशन नहीं मिल रहा है। क्यों, राशन में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि वो घर बुलाते हैं। कौन घर बुलाता है? कोटेदार। हाँ, क्या कहते हैं? हमारे घर आकर ले जाओ। हाँ। हम लोग घर नहीं जाएंगे। तो जब आप गोदाम लोग यहाँ बना है तो यही राशन लेंगे। हाँ, तो ये गोदाम कहाँ पे बना है? रुच्चापार में। हाँ, तो वो अपने घर क्यों राशन बांटना चाहते हैं? तो वो जाने कि क्यों बांटने चाहते हैं, चोर हैं कि बदमाश हैं, क्या है। हम चाहते हैं कि हमारे गोदाम पर राशन बटे। समस्या वही जान सकते हैं। हाँ, कौन जान सकता है? कोटेदार। हाँ। कि क्यों यहाँ नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे नहीं या तो हुआ चोर रहे होंगे, हाँ, चोरी का काम कर रहे होंगे तब नहीं आते हैं यहाँ। तो आप लोग कहाँ उनको बुलाना चाहते हैं? यहाँ रुच्चापार में बुलाना चाहते हैं। रुचापार में क्या है? अरटुंडा गोदाम है, वहाँ राशन बंटना चाहिए सर। सरकार के द्वारा बना है। वो कहाँ राशन बांटना चाहते वो हैं? अपने घर में बांटना चाहते हैं। जाने पर कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो राशन नहीं देंगे। कई लोगों को हमारे सामने डांट दिए उन्होंने। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? नहीं, जो भी शिकायत है प्रधान जी से किया जाता है। राशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हाँ। यहाँ जो है कि रुच्चापार ग्राम में अन्नपूर्णा भवन 8 लाख रुपए लगाकर लगभग बना है। हाँ। यहाँ राशन यहाँ बढ़ना चाहिए, लेकिन कोटेदार जबरदस्ती अपने घर बांटता है। और लोग गांव के लोग जो जाते हैं उनसे कहता है यहाँ नहीं लोगे तो तुम्हारे राशन का नाम काट देंगे। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? यहाँ तक प्रधान के द्वारा कोई बहुत जगह हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही इसके पे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं राशन अन्नपूर्णा भवन बटे, तीनों गाँव का राशन यहाँ बटे, वहाँ किस लिए बटा जाएगा? किस किस ग्राम सभा का राशन बटा? यहाँ बढ़ता है ग्राम सभा रुच्चापार, 3 गांव है, इसमें बैरिया तिवारी है, बिजलापार है और रुच्चापार है। हाँ। लेकिन वहाँ अपने घर सबका बांटता है। तो वो अपने घर क्यों बांटना चाहते हैं? वो अब मनमानी करने के लिए हाँ। जबरदस्ती 2 किलो 3 किलो काट लेते हैं राशन में से, उसके बाद 2 किलो कम तौल देते हैं। हाँ। आप लोग क्या मांगे हैं? हम लोग मांग है कि अन्नपूर्णा भवन बटना, अन्नपूर्णा भवन पर बटना चाहिए राशन। आज राशन बंट रहा है। हाँ, कौन बताया राशन बट रहा है? अरे गांव के लोग बहुत आदमी बोले हैं कि बंट रहा है, चलो आए हैं तो यहाँ राशन नहीं मिल रहा है। कहाँ पे आप आई हैं यहाँ? यहाँ सरकारी कोटा बना है, हाँ, यहाँ पर आए हैं। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? और समस्या है राशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। हाँ। घर बुला रहे हैं कि आइए वहाँ। कौन घर बुला रहा है? वो कोटादार जो बांटते हैं, हाँ, काहे घर बुला रहे हैं? राशन बांटने के लिए। हाँ, इस दुकान पे नहीं आते हैं कभी? ना, दुकान पर पिछले महीना भी नहीं मिला है, आज भी आए हैं, आज भी नहीं मिला। आप लोग क्या चाहते हैं? राशन नहीं बढ़े। के मनमाने रवैये से कार्ड धारक परेशान हैं। सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं कोटेदार। विजय तिवारी हमारे संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विजय, ये आखिर कोटेदार को हो क्या गया है? आखिर घर से इतना प्रेम है उसको कि अन्नपूर्णा भवन बना है, एक नियम होता है, एक प्रोटोकॉल के तहत चलना पड़ता है, ये मनमानी कर रहे हैं। आखिर किसकी शय मिली है इनको?
जी, आपको बता दें कि ये भलुवनी ब्लॉक का पूरा मामला है, जहां पर रुच्चा पार गांव में ग्रामीणों का ये आरोप है कि कोटेदार के द्वारा अपने घर पर राशन रख करके वितरण किया जाता है। वहीं इसमें ये भी आरोप लग रहा है कि ये कहीं न कहीं घटतौली का भी काम करते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना यह है कि बार बार प्रधान से शिकायत की जाती है, प्रधान अधिकारियों के यहाँ जाते हैं, उसके बाद भी इस पे कार्रवाई नहीं होती। कहीं न कहीं इसमें देखा जाए तो अधिकारियों की भी भूमिका संलिप्त है, जो कि ऐसे ग्राम प्रधान पे कार्रवाई नहीं, ऐसे कोटेदार पे कार्रवाई नहीं होती है और कोटेदार मनमानी तरीके से राशन का वितरण करते हैं। जी, तो ये अब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो राशन नहीं ले पाते हैं, वो तो अन्नपूर्णा भवन में खड़े हुए हैं। जी, ग्रामीणों का ये कहना है कि हम लोग को यहाँ अन्नपूर्णा भवन पे इंतजार करते हैं और अन्नपूर्णा भवन पे राशन नहीं मिलता है और उनके घर पे जाने के बाद वो अपने घर पे अपने मनमाने तरीके से राशन वितरण करते हैं, लोगों के राशन से कटौती करते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। ये लोगों का आरोप है और लोग चाहते हैं कि ये उनका राशन वहाँ पे वितरण किया जाए। वहीं जब बात ब्लॉक के सप्लाई इंस्पेक्टर से बात की गई तो सप्लाई इंस्पेक्टर का कहना ये है कि हमारे संज्ञान में ये मामला अभी एक हफ्ता पहले आया है और ये इस बार का राशन उनके घर पे उतर चुका था, इसीलिए बट रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि ये 2 साल से ऐसी ही कार्यशैली चल रही है। ठीक है विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना कि सरकारी आदेशों की अनदेखी यहाँ पर कोटेदार कर रहे हैं। जो ग्राहक है उनको धमकाया जा रहा है कि अगर घर पर राशन लेना है तो लो, नहीं तो नाम काट देंगे तुम्हारा रिश्ते से। ये खुल के जो है गुंडागर्दी चल रही है कोटेदार की। हालांकि ग्राम प्रधान ने तहसील दिवस पर शिकायत इसकी करा दी है। देखना होगा कि कार्रवाई कितने दिन पर ऐसे सनकी कोटेदार के ऊपर होती है जो अपने घर पे राशन बांटने पर अड़ा हुआ है। अन्नपूर्णा भवन बनाया गया है, यहाँ पर उसको आने में दिक्कत होती है, ग्रामीणों को धमकाता है, डराता है। इसे लोगों को जो है कोटेदार बनाना ही नहीं चाहिए और राशन वितरण की जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देनी चाहिए। ग्राम प्रधान भी दुखी आ गए बेचारे, उन्होंने तहसील दिवस पर इसकी शिकायत की है। देखना होगा कि इसकी कार्रवाई कब तक होती है और इस पर जो सरकारी चाबुक है कोटेदार पर कब तक चलता है। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।